नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे असम की। असम में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी घमासान तेज हो गया है। असम के चुनावी रण में राहुल गांधी की एंट्री ने सियासी तपिश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान में पहले राहुल गांधी ने धुआंधार रैलियां कर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सुरमा और बीजेपी सरकार पर सीधे हमले किए हैं। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें जेल भेजा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए और उन्हें पागल तक कह दिया। तो असम में सियासी घमासान तेज है, चुनावी सरगर्मी और वार पलटवार भी तेज हो रहे हैं। जो डरता नहीं है वो ज्यादा नहीं बोलता, वो चुप रहता है, अपना काम करता है। जो डरता है वो बोलता रहता है 24 घंटे। इसको बहुत टाइम मिलेगा बोलने के लिए, जेल में बहुत टाइम मिलेगा। 10-15 साल इसको जेल में बोलने का टाइम मिलेगा। वो मियाँ जिंदाबाद बोलेगा, हम लोग असमिया जिंदाबाद बोलेगा, चलेगा। राहुल गांधी एक पागल है, सरकार नहीं है, बोलता है मैं अरेस्ट करूंगा। अगर वो पागल नहीं होगा तो बोलेगा मैं अरेस्ट करूंगा। वो क्या CM है, वो क्या PM है, वो तो एक रास्ता का लोग है। तब तो आप भी अरेस्ट कर पाएगा, तब भी पब्लिक भी मुझे अरेस्ट कर देगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बीच अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल से पहले उन्हें अंतिम निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में जग्गी हत्याकांड प्रदेश के पहले राजनीतिक हत्याकांड के रूप में दर्ज है। साल 2003 में हुए हत्याकांड में 23 साल बाद चौंकाने वाला फैसला सामने आया। हाई कोर्ट ने जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अमित को 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। इस फैसले के खिलाफ अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में अमित जोगी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विवेक तन्खा, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ दवे पेश हुए। कोर्ट ने अमित जोगी को 20 अप्रैल तक अंतिम निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने के निर्देश दिए हैं। अमित जोगी ने कोर्ट के प्रति आभार जताया। एक बार फिर अमित जोगी ने अपने साथ अन्याय होने की बात कही। दूसरी ओर अब इस मामले में सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए कहा है कि फैसला देर से आया है लेकिन दुरुस्त आया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने मामले की CBI से जांच कराई थी। अब साक्ष्यों के आधार पर ही कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई, अपील भी CBI के अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। हत्याकांड में माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। पिछले दिनों जब निर्णय आया था इसी केस में तो इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, जबकि ये मुख्य अपराधी थे, बाकी को सजा हुई थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। एनसीपी नेता स्वर्गीय राम अवतार जग्गी हत्याकांड में जनता कांग्रेस जोगी के नेता अमित जोगी को हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को फिर से खोला है और इस मामले में जो तथ्य उन्होंने जांचे हैं उसके आधार पर उन्हें दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। तो कांग्रेस पार्टी
का हमेशा से मामला था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जग्गी परिवार को न्याय मिले। अमित जोगी के पास में इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प खुला हुआ है और अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जग्गी हत्याकांड को पहले पॉलिटिकल मर्डर के रूप में याद किया जाता है। इस घटना के बाद लंबे समय तक सतीश जग्गी न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। अब हाई कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। ऐसे में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट का क्या फैसला सामने आता है। आई नेशन न्यूज के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना का 47वां वर्ष मना रही है। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रमों की शुरुआत की। इसी के साथ भाजपा का गांव चलो अभियान भी शुरू हो गया। कैसा होगा यह अभियान और मंत्रियों के चुनाव प्रचार के बीच कैसे गांव तक पहुंचेंगे जिम्मेदार, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 6 अप्रैल से स्थापना दिवस की कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। 6 से 12 अप्रैल तक चलने वाले स्थापना दिवस समारोह में सभी जिलों के पार्टी दफ्तरों में साज सज्जा की जाएगी। साथ ही सेवा से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राजनीतिक रूप से पार्टी का फोकस गांव चलो अभियान की तरफ होगा। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री और विधायक सभी पदाधिकारी गाँवों की तरफ जाकर डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। हालांकि इस वक्त प्रदेश के आधे से ज्यादा मंत्री असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। अरुण साव, ओपी चौधरी, विजय शर्मा, दयालदास बघेल को अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओपी चौधरी लगातार असम में दौरा कर रहे हैं। विजय शर्मा बंगाल में अमित शाह की रैलियों का प्रबंधन कर रहे हैं। अरुण साव असम में 10 सीटों की कमान संभाल रहे हैं। वहीं दयालदास बघेल भी बंगाल में 10 सीटों में बीजेपी के लिए प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के बीच कुछ समय के लिए ये सभी मंत्री गांव चलो अभियान में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के गांव चलो अभियान को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं, बीजेपी का गांवों से जीवंत संपर्क रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान पर तंज कसती नजर आ रही है। गाँव में हो या शहर में बराबर हमारे कार्य विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्यक्रम करती है। अभी हम गाँव में भी जाएंगे, शहरों में भी जाएंगे। अभी ग्रामीण अंचल में चूंकि हमारे कार्यकर्ता भी नए सदस्य भी बने हैं, कई जनप्रतिनिधि भी हैं और ऐसे में जो दूरस्थ अंचल तक पार्टी का कार्य विस्तार के हिसाब से पार्टी ने योजना बनाई है। तो पार्टी ने भले कार्यक्रम घोषित कर दिया कि हम गांव की ओर जाएंगे, लेकिन हकीकत में कार्यकर्ता गांव में जाने से डर रहा है और देखिएगा आप कि इनका कार्यक्रम बुरी तरीके से फ्लॉप साबित होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने स्थापना दिवस के बहाने ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया। पार्टी के आला नेता 6 दिन तक गाँवों में खाक छानते नजर आएंगे। हालांकि आधे मंत्री इस वक्त चुनाव की प्रचार की वजह से राज्य से बाहर हैं। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा का ये अभियान कितना सफल होता है और उसका फायदा पार्टी को धरातल पर कितना मिल पाता है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की। यहां लाल परेड मैदान में सोमवार को साहस, शौर्य और सुरक्षा का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के जवानों ने अपनी ताकत और तकनीक का दम दिखाया। इस खास कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल परेड मैदान में आयोजित NSG शो देखा। शो के दौरान NSG जवानों ने मॉक टेररिस्ट अटैक का रियलिस्टिक सीन क्रिएट किया और पूरी क्षमता से निपटने के लिए NSG द्वारा अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया एवं कार्यवाही का प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यह शो पुरुषार्थ और साहस से पराक्रम की पराकाष्ठा के प्रदर्शन का परिचायक है। इस प्रशिक्षण प्रदर्शन में जवानों ने हवा में उड़ते हुए जो करतब दिखाए हैं वे सच में अद्भुत हैं। NSG जवान हमारी सुरक्षा व्यवस्था की धुरी है। और
और उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के कौशल बल पराक्रम का प्रदर्शन किया। मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं और साथ में सीटीजी ग्रुप को मैंने अपने राज्य के अंदर स्थापित करते हुए भविष्य की दृष्टि से ऐसा प्रशिक्षण जिसमें देश की और प्रदेश की सभी प्रकार के खतरे की संभावनाओं से निपटने में हमारे सशस्त्र बल सक्षम हो। लगभग 200 करोड़ की यह योजना डीपीआर जिसकी बनी है तुमड़ा नामक गांव में, इस पे हमने करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारे नेताओं का चरित्र और दर्शन अद्भुत है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में हमने जो कहा वो कहा करके दिखाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, परमाणु शक्ति संपन्न होने का भाव, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाने का एक अलग प्रकार का अनुभव, ऐसे में ये सब लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले घटनाक्रम थे। अटल जी के वो ध्येय वाक्य जब हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रोम रोम से राष्ट्रवाद की आवाज आती है और हड्डियां भी गंगा जी में तिरोहित कर दो और ध्यान से सुनो तो उनमें भी भारत माता की जय की झनकार सुनाई देती है। ये वो उस पार्टी के कार्यकर्ता है। सीएम ने समत्व भवन में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों से मुलाकात की। इसके अलावा पंडित मुस्तफा आरिफ उज्जैन की पुस्तक गीता भारती का विमोचन किया। इस पुस्तक में भगवद गीता के श्लोक हिंदी पुस्तक के रूप में लिखकर संकलित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। अब बात कर लेते हैं सीएम राउंडअप की। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने घर पहुंचकर माता जशमनी देवी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद कुनकुरी के सालिया टोली में आयोजित श्री राम कथा में पत्नी कौशल्या देवी साय के साथ शामिल हुए और चिन्यानंद बापू की कथा सुनी। मीडिया से चर्चा में सीएम साय ने भाजपा स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक प्रथम अध्यक्ष भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको शत शत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों लाखों देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों को सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि कुनकुरी की पावन धरती में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। वहीं बीते दिनों ग्वालियर में हुई बेमौसम बरसात में किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं किसानों की बात रखने के लिए कांग्रेस विधायक साहिब सिंह गुर्जर ने सैकड़ों किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात की, साथ ही उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किसानों की मदद का भरपूर आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि देश के अन्नदाता के साथ अन्याय नहीं होगा। बता दें कि विकास कार्यों की बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। 20-25% सर्वे दिया है। उस सर्वे क्राइटेरिया से बाहर जिसमें मुआवजा नहीं मिल सकता, वही स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए मैं प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी को मैंने ज्ञापन दिया है कि किसानों का जो सर्वे हो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। जो किसानों की उनकी फसल जो नष्ट हुई है उनका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। इसका पूरा हम लोग सर्वेक्षण करेंगे और अन्नदाता के साथ कोई अन्याय होने नहीं देंगे। सर बताया जा रहा है मोहन यादव जी से भी मेरी बात हुई है, वो भी संपूर्ण रूप से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी अन्नदाताओं का देखभाल हम लोग करेंगे। और शिवराज सिंह जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने रिपोर्ट भी मंगाई है। क्या है, ये बड़ा अनसीजनल हुआ है।
वहीं सबसे रईस विधायकों में शुमार विधायक संजय पाठक मध्यवर्ती चुनाव कराएंगे। 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर संजय पाठक अपनी विधानसभा क्षेत्र में जनादेश के जरिए क्षेत्र में अपना मूल्यांकन कराने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि जनादेश में 51% से कम वोट मिलने पर वह इस्तीफा दे देंगे। इसके पहले भी 2023 में विधानसभा चुनाव के पूर्व संजय पाठक जनादेश करा चुके हैं। दरअसल कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा से बीजेपी विधायक विधानसभा कार्यकाल का 2.5 वर्ष पूर्ण होने पर क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता का मूल्यांकन करना चाहते हैं। विधायक पाठक ने यह घोषणा अपने क्षेत्र नगर परिषद कैमोर में आयोजित एक कार्यक्रम के मंच से की है। उन्होंने कहा कि 2 साल से ऊपर हो गया, विधायक बने रहना चाहिए या नहीं, इसको भी चेक किया जाए। चुनाव होने थे तो चुनाव के पहले जनादेश कराया। लोग बोले ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा नहीं, चुनाव के पहले मैं चुनाव कराऊंगा कि मैं चुनाव लड़ने योग्य हूं कि नहीं। 1,40,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाले और 1,02,000 हमको वोट भी मिले। ईमानदारी से गिनती भी हुई और जब असली चुनाव हुआ, बड़ा चुनाव, सरकारी चुनाव, तो उसमें हमको 99,000 वोट मिले। यानी 1,00,000 वोट उसमें मिले थे जनादेश में, और जब ये वाला चुनाव हुआ तो 99,000 यानी 1,00,000 पूरे वोट, बराबर वोट मिले। नवापारा के भिलाई गांव में भाजपा के चंपारण मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधायक के बयान से पार्टी में बवाल मच गया है। अभनपुर के विधायक इंद्र कुमार साहू ने कुछ भाजपाइयों को गद्दार बताया। विधायक के इस बयान से प्रशिक्षण में बवाल मच गया और हाथापाई की स्थिति की नौबत आ गई। कार्यक्रम में विधायक इंद्र साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा में गद्दारी करने वाले प्रवक्ता बन जाते हैं, एजेंट बनकर चुनाव हराने वाले लोग आज भी सक्रिय है। विधायक साहू द्वारा यह बयान जिला पंचायत चुनाव में हार को लेकर दिया जा रहा था। विधायक के बयान पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में आज की युवा क्यों नहीं जुड़ रहा है? इसका कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा गद्दारी करते हैं। इस कारण आज की युवा साथी कांग्रेस में जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी में। तो जब देखते हैं कि रीति रिवाज भारतीय जनता पार्टी में युवा, आप कहीं भी देख लो, आज युवा कांग्रेस में सारा भरमार है आज के युवाओं का, मगर हमारे भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं? और वो लोग छोड़ना चाह रहे हैं, इनको पद दोगे। वहीं इंदौर से मॉब लीचिंग का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां खजराना इलाके में एक महिला को बच्चा चोर बताकर जमकर पिटाई की गई। हैरानी की बात यह है कि इसी गफलत में पीड़ित महिला को स्थानीय पुलिस थाने में भी घंटों बिठाकर रखा गया। बाद में पता चला कि महिला एक रिसर्चर है जो कि शाहबानो प्रकरण पर किताब लिख रही है और उसी संबंध में वो शाहबानो के परिजन से मिलने आई थी। बताया जा रहा है कि शाहबानो के परिजन ने ही भीड़ को मारपीट के लिए उकसाया था। महिला का आरोप है कि शाहबानो के परिवार से जुड़े लोग लेखन सामग्री और शोध डेटा को साझा करने के नाम पर 25 लाख रुपए और किताब बिक्री पर 3% हिस्सा मांग रहे थे। लेखिका ने इसे लेकर एक एग्रीमेंट भी बनवाया था, लेकिन परिजन ने उसमें बदलाव किया और डेटा चोरी और बच्चा चोर बताकर हंगामा किया, जिसके बाद इलाके की भीड़ ने महिला से जमकर मारपीट की। घटना को लेकर महिला लेखिका ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन 15 दिनों बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस जांच जारी रहने की बात कही जा रही है। जो वीडियो बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से भ्रामक है। थाना खजराना में ये फरवरी की घटना है, जिसमें एक शाहबानो जो कि बाहर से आई थी और जो कि एक स्टोरी बना रही थी, डॉक्यूमेंट्री बना रही थी शहजादी थाना खजराना के अंतर्गत, जिसमें कि 3 तलाक का मामला चल रहा था, उस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और उसमें ये बोला गया कि आपको हम जब ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज जाएगी तो 50% मतलब इसमें आपको पैसा मिलेगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा, जो भी पैसा इससे मिलेगा। उसके बाद फिर ये इनके द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया। तब इस बात पर लेकर के उन्होंने उसको जब शाहबानो को घेर लिया और उसके साथ उससे इल्जाम लगाया कि डेटा चोरी कर लिया। लोगों ने समझा कि बेटा चोरी कर लिया, तो इस वजह से कंफ्यूजन हुआ था। ये डेटा चोरी करने की बात को लेकर के ये विवाद हुआ था। हालांकि दोनों ही पक्ष थाने गए थे, लेकिन दोनों ही पक्ष में समझौता हो गया, किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की गई।
पहुंच गई इंदौर फेब 13, 14, 15 को। तो उसके बाद मिस्टर तौसीफ ने मुझे फ़ोन करके मिस्टर जुबैर अहमद के ऑफ़िस को बुलाया, जो ओल्ड पलासिया रोड में है। ऑफ़िस का नाम है एस.ए. खानन को, जो ओल्ड पलासिया रोड में है। तो वहाँ पे वो दोनों आ गए, मिस्टर तौसीफ और मिस्टर जुबैर अहमद। तो उन्होंने बोला कि आप तो किताब लिख के चली जाएंगी, तो हमारा क्या, हमारा कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने मांग की। तो मांग में उन्होंने बोला कि हमें 25 लाख और परसेज 30% कमीशन चाहिए। तो हमने उसे मना कर दिया, तो क्योंकि बहुत ही अनरियलिस्टिक डिमांड था। तो जैसे मैं कॉल करने वाली थी, मैं बाहर खड़े होकर थोड़ा चल रही थी, तो मेरा फ़ोन, मिस्टर जुबैर ने मेरा फ़ोन छीन लिया, मुझे धक्का दे दिया और मतलब अनाप शनाप बकने लगे कि फ़ोन देने तो कपड़े फाड़ दूंगा, ऐसे ऐसे। तो मिस्टर तौसीफ वर्सी ने ड्रामा शुरू कर दिया कि बच्चा चोर बच्चा चोर। बस भीड़ इकट्ठा हो गई, 50-100 मुस्लिम कॉलोनी लोगों की वहाँ पे खजराना में। मेरी मॉब लिंचिंग की गई, मुझे बहुत अब्यूज़ किया गया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।